जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करें। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते हैं। अब वहाँ क्या रखा है। भाल, एक दफा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। कोई मुख से कुछ ना कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ मैं। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का आभास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था और यद्यपि रंगीली भाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खतवत पढ़ लेती थी। पहली ही पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबता हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणातुपादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे, अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे, लालसा में व्यग्र होकर। कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब धारण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी हैं। जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुश्किल में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी है। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल से क्या कहेंगे। जरा सोचो तो, यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खले नहीं कि अभी एक बात तय की है, अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इससे तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना। भाल, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तो तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने से तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने की कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता तो मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने वाकई वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी। क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो, वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य होती है। भाव, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बात तो ऐसे चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले, जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं। सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम ना होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी।
उनको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, पर उस पे भी पसीने का तार बंधा हुआ था। इन्हें आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखें। अब उनको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून उनकी खुशी थी। इतनी भयंकर मोटी थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही ना सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही वे भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर वे तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब प्यास लगती शराब पी के, जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अखा, आप हैं? आइए आइए, धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती। ना जाने सब कहाँ गए, गायब हो जाते हैं। इनके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह ना हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार की न होई, कहाँ तक उधार बाढ़ी ले ले खाई, मांगत मांगत थेतर हो गए। बाल, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत हैं। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। पहाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल ने मेरी पुरानी दोस्ती थी, आदमी नहीं हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछ कर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सच आ गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरने दम तक रहूंगा। आप सामदीन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही ₹1,00,000 के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मता थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की।
बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन बाजियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है, मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना